जस्ट लेट कि हम सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मुझे लग रहा है अभी के लिए इन 2 लेक्चर्स में पहले मैं वो लेके चलती हूँ, उसके बाद जो लगेगा क्या बोलते हैं जैसा आपके सिलेबस में होगा, प्लस जो अगर आप लोग कुछ पढ़ना चाह रहे हो तब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इट शुड बी पक्का प्रॉमिस कि आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो। ओके। एक लाइन पढ़ने से बेटर है कि हम इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स को देख लें। चलो, सबसे पहले जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इकोलॉजी में, आपको कौन सा पार्ट लगता है पहले तो मुझे ये भी बता दो थोड़ा सा। इकोलॉजी रूल से स्टार्ट करें। यस मैम। रूल्स एंड एडेप्टेशंस है ना आपके सिलेबस में? यस मैम। पढ़ा भी होगा, एक ही पैराग्राफ के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। चलो, रूल्स एंड एडेप्टेशंस वाले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। कौन से रूल्स आपको पता है? बस नाम बता दो, डिटेल में देती जाऊंगी आपको। कोई रूल्स याद है? बोलो बोलो। हम तो अगर आप उसे ब्रीफली बता दो तो मुझे याद आ जाएगा। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। आपके सिलेबस में जो रूल है मेरे अकॉर्डिंग आपके में 5 to 6 रूल्स हैं, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो रूल आता है दैट इज योर बर्गमैन्स रूल। ठीक है, कौन सा आता है? बर्गमैन्स रूल्स। नाम सुना है आपने? मैम ये नहीं है। नो मैम। कोई बात नहीं, एक बार हम लोग देखते हुए चलते हैं। बर्गमैन्स, देखो मैं आपको बताती हूँ जो मुझे अपने एंड से इंपॉर्टेंट लगते हैं। बर्गमैन्स रूल है, देन इज योर एलेंस रूल। यस मैम, एलेंस रूल तो है। ठीक है, एलेंस रूल, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है ना, बर्गमैन्स रूल से रिलेटेड, इसीलिए क्या बोलते हैं ये हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, कौन सी वाली पीडीएफ प्रिया? सो सॉरी बच्चे। मैम वो आपने कहा था ना बायोटेक की भी भेजोगे, दो रह गई। यार बायोटेक की रह गई। मैंने अपलोड तो की थी जहां पे हमारी रिकॉर्डिंग्स जाती हैं। तुम लोगों ने बिटले लिंक चेक किया था क्या? मैम आप ग्रुप पे भेजते थे ना। अच्छा, ग्रुप पे मैं भेजती थी। एक्चुअली ना परसों मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो इस वजह से ना मैंने आपकी ही सिर्फ एक क्लास ली थी, और उसके बाद ट्रस्ट नहीं, सिर्फ 11th वालों की एक क्लास मैं ले पाई थी, वरना मेरी दिन में 2 क्लास होती है, 11th की एक 12th की। बट आई वॉज नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं क्लास ले पाती, तो मैं क्लास कुछ ले नहीं पाई, इसलिए मेरे बच्चे ध्यान से उतर गया था सारा कुछ। कोई बात नहीं, मैं आज आपका कर दूंगी, कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी फॉर। मैम लिंक पे अपलोडेड है तो मैं वहां से देख लूंगी। लिंक पे तो अपलोड मैंने कर दिया था, अब पता नहीं वहां पे क्योंकि ना सैटरडे को टेक्निकल टीम जो होती है छुट्टी पे होती है, तो उन्होंने डाला है या नहीं डाला, आई डोंट नो दैट। ब्लॉगर्स रूल, ठीक है। 5वां जो इम्पोर्टेंट रूल आपके में आएगा दैट इज योर रेंज रूल। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आप पढ़ेंगे दैट विल बी जॉर्डन रूल। ठीक है, आई डोंट नो आप में से कितनों ने इसको सुना है, और कितने जो है हाई लेवल वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो ये 5 रूल अगर आपने इकोलॉजी में नहीं पढ़े हैं तो दैट मीन्स आपने इकोलॉजी नहीं पढ़ी है। बर्गमैन्स रूल की अगर हम बात करें तो बर्गमैन्स रूल किससे रिलेटेड है बच्चा जी? ये रिलेटेड है हमारे किससे, जो आपका जो, अच्छा पहले एलेंस रूल आप कह रहे थे ना, आपके सिलेबस में आपको अच्छे से पता यस होगा। मैम है। रूल आप मुझे बताओ। एलेंस रूल में बेसिकली कितने एनर्जी जैसे जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं उनकी जो ईयर्स होते हैं बेसिकली छोटे होते हैं, ताकि जो एनर्जी का लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, ये जो उनके एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज होते हैं वो छोटे होते हैं। राइट। एक बार मुझे बताओगे कि आपके में रूल्स वाला पार्ट कौन सा है? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाले पार्ट में है ना? यस मैम। मैंने एक्चुअली ना वहां से देखा है जहां से मैं बच्चों को यूजुअली पढ़ाती हूँ। जो मतलब मेरे कोचिंग के नोट्स होते हैं ना उनसे। चलो अभी मुझे यस मैम। इसमें, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है बर्गमैन्स रूल आपके में था। आपने बोला बच्चे एलेंस रूल में क्या, कि मैम जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज ये वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या, कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उसके हाथ पैर, ठीक है, हाथ पैर के साथ क्या बोलते हैं, उनके कान, ठीक है, प्लस उनकी अगर जिनकी है पूंछ, ठीक है, वो कैसी होगी, छोटे छोटे होंगे। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं, अगर हम बात करो कौन से एरिया वाले के, कोल्ड क्लाइमेट वाले के। ठीक है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं। एक्सट्रीमिटीज आर
शॉर्ट, ठीक है, इन कोल्डर रीजन्स, ठीक है। ये जितने भी रूल्स आप याद करेंगे ना अभी की क्लास में, सारे के सारे ना Yes, ma'am. रीजन की रेफरेंस में याद करोगे, ठीक है। ये आपने Okay. बता दिया बच्चे एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज के बारे में, ठीक है। बट बर्गमैन रूल जो कहता है ना, वो इसी का प्लस पॉइंट कहता है। वो बात करता है ऑर्गेनिज्म के साइज की, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे, जो प्रेजेंट हैं कोल्डर रीजन में, ठीक है, कोल्डर रीजन में, उनका जो साइज होगा, उनका साइज कैसा होगा बच्चा जी? बोलो बोलो। छोटा बेबी। जितने भी, आप खुद से, मैं बताती हूँ आपको, एक हिंट देती हूँ, ठीक है। कभी आपने वो पोलर बियर देखा है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, पोलर बियर देखा है, व्हाइट कलर का जो होता है। वहां वाले जो भालू होते हैं वो बड़े होते हैं, या फिर जो हमारे यहाँ के एरियाज में भालू वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो बड़े होते हैं? हमारे एरिया के बड़े होता है। नहीं बच्चे, अब ये ना करना, हाँ गूगल करना जाके बच्चे। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे कोल्डर रीजन में प्रेजेंट होते हैं ना, वो साइज में, उनका साइज होता है ना लार्जर होता है, Yes, ma'am. ठीक है। एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज छोटे होते हैं और जो उनका साइज होता है वो लार्जर होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एलेक्स रूल है वो हमारे बर्गमैन रूल, मतलब अगर आप ना एक थोड़ा सा खुद से भी ध्यान दोगे ना सुमन, तो आपको ये दिख रहा होगा कि Yes, ma'am. बहुत कि बर्गमैन रूल से ही ना कहीं हमारा एलेंस रूल आया है, ठीक है। क्योंकि Yes, यहाँ ma'am. हाँ. सिर्फ एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज की, कि उनके कान, हाथ, पैर, नाक, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के पूरे साइज के बारे में। तो वो ऑर्गेनिज्म Yes, ma'am. रीजन में मिलते हैं, उनका जो साइज होता है वो लार्जर होता है। अब आप यहाँ पे खुद से लिख दोगे कि ऑर्गेनिजम्स जो हमारे वार्मर रीजन में प्रेजेंट होते हैं उनका साइज कैसा होता होगा? स्मॉलर। इसके बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रही हूँ, उनका साइज मैम स्मॉल होता है। अब अगर आपको ना इसमें एक चीज और, जहां से आपकी जो है, अगर आप में से कोई भी नीट वाली तैयारी कर रहा है, बिकॉज मैं सीयूईटी में तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि सीयूईटी में इतना थोड़ा सा हाई लेवल का जाए, बट आप अगर ना उसकी नीट का भी, क्योंकि सारे के सारे मेरे हिसाब से नीट का एग्जाम तो दोगे या नहीं? Yes, ma'am. नीट का एग्जाम तो दे रहे होगे। अरे अंश जी कहाँ रह गए थे आप? ठीक है, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि यहाँ पे हमारा जो कोल्डर रीजन में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, आप खुद से सोचो कि उसके पार्ट में सरफेस एरिया और सरफेस वॉल्यूम, ये चीज जानते हो आप? Yes, ma'am. सरफेस एरिया, सरफेस वॉल्यूम आपको समझ में आता है कि सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस वॉल्यूम क्या होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे कोल्डर एरिया में प्रेजेंट होते हैं उनका सरफेस एरिया कैसा होता है? कम। और सरफेस वॉल्यूम मतलब उनका साइज उनका ज्यादा होता है। ये बात हमेशा याद रखना। ये अगर आपको याद है तो वार्म वाला आप अपने आप ही निकाल लोगे। सरफेस, हमेशा एक चीज फिक्स कर लो। मैं हमेशा, आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों से तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए हम लोग साथ में नहीं थे, बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये चीज बोलती हूँ कि आप लोग ना, जैसे उन लोग को ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेल साइकिल में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम माइटोसिस मियोसिस में क्या चीज चल रही होती है। Yes, ma'am. तो मैंने हमेशा उनको एक चीज बोली है कि आप क्या करो कि एक चीज को फिक्स कर लो कि मैं ना हमेशा पहले माइटोसिस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं मियोसिस पढ़ाऊंगी। एंड सिंस इट्स आई गेस मोर देन 6 ईयर जब से मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैं हमेशा पढ़ाती भी इसी तरीके से हूँ कि पहले मैं माइटोसिस पढ़ाऊंगी और फिर मियोसिस। तो उससे क्या ना, आपका एक ब्रेन में फिक्स है। वही चीज आप यहाँ पे कर लो कि जितने भी अडेप्टेशन है मुझे सारे कोल्ड रीजन के अकॉर्डिंग से, कोल्ड जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग से ऑर्गेनिज्म का कंपेयर करते हुए पढ़ना है। तो ये कोल्ड वाले का समझ में आ गया, वार्म वाले का अब क्या आप Yes, अपने आप निकाल लोगे कि इसका सरफेस एरिया क्या होता होगा, ज्यादा. इसका सरफेस वॉल्यूम, ठीक है। बस इतने में हमारा ये 2 रूल हो गए खत्म, ठीक है। ये अगर आप, इफ यू आर टारगेटिंग अगेन आई एम सेइंग नीट, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वरना तो ठीक है। अब एक आता है ग्लॉगर्स रूल। ग्लॉगर्स रूल क्या कहता होगा? ग्लॉगर्स रूल जो हमारा कहता है, इसी से लिंक्ड है अभी सारे के सारे, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि ये क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट थोड़े। ग्लॉगर्स रूल हमारा कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे, फिर से वही लो, कोल्ड एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी, एक सेकेंड बच्चा, ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे कोल्डर रीजन में प्रेजेंट होते हैं उनका कलर कैसा होता है, उनमें पिगमेंट, ग्लॉगर्स रूल इज अबाउट पिगमेंटेशन। तुम लोग खुद से Okay. कर सकते हो ये बात कि जो कश्मीरी लोग होते हैं वो गोरे होते हैं या काले होते हैं? गोरे होते.
गोरे होते हैं, बहुत भयंकर तरीके से गोरे होते हैं, बल्कि उनके रेड रेड भी होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वैसे याद रखो। और वही मैंने जब पोलर बियर बोला आपको, तो पोलर बियर का कलर इज व्हाइट एंड हमारे यहाँ के बियर का कलर इज पूरा काला। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे कोल्डर एरिया में प्रेजेंट हैं, दे आर ब्राइटर इन कलर, ब्राइटर इन कलर, या फिर आप कह लो कि लाइट पिगमेंटेशन उनकी होती है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स हमारे वार्मर एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वही रेगिस्तान रेगिस्तान में, या हम लोग जहाँ पे रहते हैं दिल्ली और यूपी वाले लोग, हम लोग का पिगमेंटेशन कैसा है? डार्क। ठीक है, एक को याद करते हुए चलो, सबका कोल्डर वाले का आप याद रखना। ठीक है, अब आ गया रेंज रूल। रेंज रूल का आई एम नॉट श्योर कि आपके में है या नहीं है, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वही हमारा फिर से ये कोल्डर वाले से, तो इसीलिए इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये जो रेंज रूल है ना, ये किसके कंपैरिजन, किसके लिए है? दिस इज फॉर बर्ड्स के विंग्स। बर्ड्स के विंग्स मतलब कैसे मैम? बर्ड्स के विंग्स का मतलब हमारा ये हुआ कि जो बर्ड्स, फिर से लो टेम्परेचर मतलब कोल्डर, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मतलब बर्ड्स है। ठीक है, वो बर्ड्स जो हमारी कोल्डर रीजन में प्रेजेंट होती हैं, उनके जो विंग्स होते हैं ना, जो उनके पंख होते हैं, वो कैसे होते हैं? नैरो होते हैं। ठीक है, नैरो समझते हो? ऐसे पॉइंटेड टाइप। और जो बर्ड्स हमारी वार्मर रीजन में प्रेजेंट होती हैं, उनके जो विंग्स होते हैं, दे आर वाइडर। ठीक है, चलो जी, अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा? हमारा जॉर्डन्स रूल। एंड जॉर्डन्स रूल जो है हमारा फिश एज से रिलेटेड है। क्या कहता है जॉर्डन्स रूल? 1 सेकेंड। हाँ जी, जॉर्डन्स रूल कह रहा है हमारा कि जो फिशेस, जो हमारी जो फिशेस हैं, जो लो टेम्परेचर में या वही फिर से कोल्डर टेम्परेचर में प्रेजेंट होती होंगी, उनके पास क्या है? उनके जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उनका जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसका जो नंबर होता है ना बच्चा जी, वो कैसा होता है? हाई होता है, हाई इन नंबर। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का जो नंबर है वो हाई है, एंड जो हाई वाटर वाले उसमें मिलती हैं, उनके जो वर्टिब्रल कॉलम है वो लो इन नंबर है। ये 5 रूल मेरे अकॉर्डिंग आपको जो है इकोलॉजी वाले पार्ट से अगर आपने कर लिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। एक इसके अलावा शेल्फोर्ड्स लॉ भी नहीं होगा फिर आपके में। यस मैम। शेल्फोर्ड्स लॉ आपने पढ़ा है? अभी एनसीईआरटी में है नो सारे मैम। रूल। एनसीईआरटी का तो नहीं कह सकती मैं, बट एनसीईआरटी में जहां तक मैंने पढ़े हैं, बर्गमैन्स और एलेंस तो हैं। ठीक है, बट जो जैसे हम मैम लोग फर्स्ट में नहीं है। नीट वीट वाले के बारे में, हाँ जी बच्चे, मैम फर्स्ट में है एनसीईआरटी। ओके, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था, शायद मेरे पास फिर वही हो सकता है ना कि मेरे पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है, तो माइट भी उस वजह से मैं मैम जो उसको- एलन रूल है मैम, उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ है? हाँ वो तो है। यही तो है ना बच्चे एक्सप्लेनेशन उसकी। नहीं मैम, मतलब उनके जो कोल्डर रीजन में एनिमल्स होते हैं, उनके हाथ पैर छोटे क्यों होते हैं? यही 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 जो ये वाला पार्ट है ना, ये दोनों को कवर कर रहा है। क्योंकि ना उनको क्या करना होगा, उनका जो हीट लॉस होना होगा ना, ये जो लाइंस लिखी हुई है ना, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर हीट लॉस। हीट लॉस जो होती है कि खुद से सोचो, उनका साइज बड़ा, ठीक है, बट एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज जो है वो छोटे, तो हीट लॉस कैसे होगा? हीट लॉस यहाँ पे मिनिमम होगा। हीट लॉस जो होगा, यही लिख देती हूँ, मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम होगा, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम होगा कौन से एरिया का? कोल्डर वाले का। क्यों मैम? क्योंकि उनका जो है ना सरफेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बट जो सरफेस एरिया है, जहां जो उनका सरफेस एरिया है वो बहुत कम है। तो इसीलिए वो किस लिए है? ताकि मिनिमम हीट लॉस हो सके, इसीलिए जो उनके एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीजों को ही कवर करता है। तो मैम इंसान छोटे क्यों नहीं होते वहाँ पे? इंसान छोटे क्यों नहीं होते मतलब? मतलब क्योंकि वहाँ कपड़े होते हैं। क्योंकि क्या बात है, बिल्कुल सही। देखो तुम्हें एकदम करेक्ट उसने आंसर दिया है, क्योंकि उन लोगों के पास कपड़े होते हैं पहनने के लिए, वो पहने घूमते हैं। अच्छा, जहां और मुझे लगता है कि आपके पास आपके इसमें गॉस लॉ है, एक बार मुझे थोड़ा सा बता दो, क्योंकि मेरे पास ना एक्चुअली पुरानी यस मैम है। यस मैम, पॉज रो है, और मैम वो है क्या नाम है उसका? मैम एक और था, 2-3 रोज है मैम, वो एक बार आप कॉम्पिटिशन में देख आते लो। हैं। हाँ, कंपटीशन वाले का मैं गॉस लॉ आपको बता देती हूँ अभी जस्ट। मेरे अकॉर्डिंग उसके अलावा आपको ना गॉस लॉ से कभी कुछ और क्वेश्चन नहीं आएगा, और क्या बोलते हैं आप, मेरे अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन भी सारे सॉल्व कर ले जाओगे। मैम कोनेल्स एलिगेंट रूल भी है। कौन सा एलिगेंट रूल? कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, सॉरी।
ये तो मैंने कभी नहीं सुना। मैम नहीं है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक बार तुम मुझे पेज नंबर बताना, मैं एक बार देख लूंगी। मैम 235 है मेरा पेज नंबर तो। तुम्हारा तो, मेरी एक तो बुक देख रहे हो पहले, खुद से देख के लग रहा होगा कौन जमाने की बुक लेके मैम बैठती हो आप। मतलब है मैम यही कौन सा वाली। एडिशन है आपके पास? पता नहीं बच्चे कौन सा, जब मैं 10th में थी ना, 12th में सॉरी, तब की है ये। अब सोच लो कौन सा एडिशन रहा होगा। 235। 235 में कौन से वाले का कह रहे हो बच्चे? मैम कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। यार मेरे को तो ये वर्ड ही नहीं दिख रहा। गॉस प्रिंसिपल तो दिख गया, गॉस तो मुझे पता भी। अच्छा ये रहा, कौन इज एलिगेंट फील्ड तो शोर दैट रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिव। अच्छा यार बार्निकल्स वाला, ठीक है, वो भी मुझे मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, वो भी मतलब इसी से ही लिंक्ड वाला है, बार्निकल्स वाला। नहीं मैम ये सारे तो आते हैं मेरे को, मैम वही नहीं पता था जो आपने पहले पहले बताया था शुरुआत में। ये चार कोई नहीं, अंश आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। वैसे क्या बोलते हैं, आप एक बार इनको देखोगे ना ऐसे लिखा हुआ भी, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट पे कंपटीशन वाला करने जा रहे थे, ठीक है। और अब मैं इसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ आपको ग्राफ वाला पार्ट समझा देती हूँ। ग्राफ या जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, पहले हम लोग आज वही बात करेंगे, ठीक है। कंपटीशन वाला पार्ट, कंपटीशन में आपको पता है दो तरीके के कॉम्पिटिशन हैं। कौन कौन से? इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। इंटर स्पेसिफिक मतलब होता है मैम दो आपस में। डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। अरे इंटर की बात कर रही हूँ भाई। अच्छा सॉरी। इंटर मतलब होता है दो डिफरेंट स्पीसीज के बेसिस में, और इंट्रा होता है विद इन द स्पीसीज। जैसे हम ह्यूमंस हैं, आपस में ही लड़ते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक। और इसके बेसिस पे हमको क्या मिला था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं प्यार से, सीईपी। हाँ जी मैम, सीईपी कहते हैं इसे हम। अब इनकी कहानी क्या है, अंश आप मुझे बताओगे आपको कितना पता है इसके बारे में? क्यों? मैम इसमें इन्होंने बताया था कि जो रिसोर्सेज है ना मैम, वो अगर लिमिटिंग है मैं तो थोड़ा, बोलो बोलो, सुन रही हूँ मैं। हम जो अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग है तो फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो उस पर लियाबल तभी होंगे जितने यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब कि जितना रिसोर्स है ना, जैसे कि उसने टर्टल और उसका एग्जांपल लिया था गोट का। जैसे कि गोट ज्यादा जल्दी घास चरती है, तो फिर मैम वहाँ पे जितना भी रिसोर्सेज है ना वो उसने खत्म कर लिया, इस वजह से टर्टल जो है वो मर गए थे, तो उन्होंने ऐसे कंपटीशन किया था। और कुछ इसके बारे में? ये तो तुमने बस डेफिनेशन बता दी जो मैं लिख रही हूँ एक लाइन में। फिर क्या बताना था मैम? और क्या जानते हो, कोई 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट। देखो अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है ना, तो ये डेफिनेशन है, क्या बोलते हैं हमारे गॉस लॉ की, कि गॉस ने जो अपना लॉ दिया था वो दिया था ये, ठीक है, कि दो स्पीसीज जो कि सेम नेचर शेयर करती हैं और सेम ही रिसोर्स के लिए क्या करती हैं, कॉम्पिटिट करती हैं, तो वो कभी भी साथ में नहीं रह सकती, ठीक है। एक घर में अगर दो भाई बहन है, मतलब हम लोग दो भाई बहन हैं और दोनों को ही एक ही चॉकलेट चाहिए, तो वो हमेशा लड़ेंगे, ठीक है, और जो जीतेगा वही क्या बोलते हैं चॉकलेट खा पाएगा। तो ये तो सिंपल सी कहानी इसकी है। बट आपके एग्जाम में जो है ना, यही सिंपल सी कहानी वो कैसे कर देंगे, वो टफ कर देंगे। कैसे? ऑर्गेनिजम्स का नाम सपोज कर लो, हाँ को एग्जिस्टेंस वाला, ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या कर देंगे, टफ कर देंगे, कि हमारे पास क्या बोलते हैं एक पेट्री प्लेट है। और यूजुअली जो इकोलॉजी में मैंने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया ना, इन टाइप वाले में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, कि हमने एक लैब में एक फंगस को ग्रो किया। कौन से बोलूं तो फंगस का नाम बताओ यार, दो फंगस के नाम। पैरामीशियम ले लो, ठीक है। हमने मैम क्या बोलते हैं दो फंगस को ग्रो किया, एक का नाम है हमारी क्या बोलते हैं पैरामीशियम कोडाटम, ठीक है, और दूसरे का नाम है मैम पैरामीशियम ऑरेलिया, ठीक है। दोनों को अलग अलग पेट्री प्लेट्स में ग्रो किया मैम, मस्त ग्रो कर रही थी, ये भी यहां तक ग्रो करी और ये वाली भी जो थी लगभग लगभग यहां तक ग्रो की, ठीक है। ठीक है मैम, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमने क्या किया, एक पेट्री प्लेट में इसको ग्रो किया और दूसरी पेट्री प्लेट में दूसरी वाली को ग्रो किया। बट दोनों में हमने कौन सा खाना डाला, दोनों में हमने जो मीडिया दिया ना, YPSS ही दिया। एक मीडिया का नाम है, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मैम हमने सिर्फ YPSS मीडिया दिया। अब अगर हम क्या करें, यही मीडिया रखें
सेम ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस दें, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच, तो जब इन दोनों फंगस को हम साथ में ग्रो करेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आया। ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? तो बच्चा जी ये आपका किसको एक्सप्लेन कर रहा है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही, कि दो जो हमारी दोनों की दोनों स्पीसीज हैं वो क्या करेंगी, जब कंपटीशन में रहेगी तो एक को लॉस उठाना पड़ेगा और एक ही जो है हमारी क्या करेगी, हाई रेंज पे ग्रो करेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि ये हमारा हमें क्या बता रहा है, गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब कहानी इसमें गॉस एक्सक्लूसिव इसमें नीचे ही कर दे रही हूँ, ठीक है, इसमें जो बताती है ना आपको, यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर आपसे पूछें कि गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का एक्सेप्शन क्या था, ठीक है, कि हमें जो है गॉस जो ये प्रिंसिपल आया उससे अगर हमें बचना था तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, या फिर मतलब एनवायरमेंट ने, साइंटिस्ट ने तो नहीं, और यहाँ जो हमारा ये चैप्टर है दिस इज ऑल अबाउट योर क्या बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, कैसे किया। तो इसको बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया बताओ जी? इससे बचने के लिए हमारे जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने एक बहुत ही तगड़ी चीज की, दैट वाज योर, पढ़ाइए ये वर्ड, यस मैम। रिसोर्स पार्टीशनिंग। उसने बोला भाई, क्योंकि देखो हमने ये जो कंडीशन दी आपको, ये कौन सी दी, लैबोरेटरी की कंडीशन दी, ठीक है, बट हम लोग नेचर में तो लैब को नहीं ला सकते। क्या ला सकते हो कि हम नेचर में लैब को लेके आएंगे? नहीं भाई, हमें तो इसी घर में रहना है, इन्हीं से यही चॉकलेट खानी है और यही दोनों को लड़वाना है। हम क्या बोल कर रहेंगे, दोनों भाइयों में जब लड़ाई होती है, और वैसे भी क्या बोलते हैं भाई भाई के लिए तो लड़ाई जो है जमीन वमीन के लिए बहुत ही पुरानी है, ठीक है, वो होती रहती है, बट माँ बाप क्या करते हैं, अलग कर देते हैं कि बेटा ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, इक्वल पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वही चीज नेचर भी करती है, वो क्या कर देती है, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर देती है। क्यों कर रही है रिसोर्स की पार्टीशनिंग, क्या जरूरत है, ताकि वो मिनिमाइज कर सके किसको, कंपटीशन को। इट कैन मिनिमाइज द कंपटीशन, और क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, मैक्सिमाइज कर सके सर्वाइवल रेट को। यही दोनों निकलेंगे कंक्लूजन इसके। हाँ जी मैम, यही दोनों इसके कंक्लूजन निकलेंगे। और इसका जो ग्राफ आपको उसमें आता है ना, क्योंकि इकोलॉजी में मोस्टली जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चे, अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे यू विल सी दैट कि मैम ग्राफ से बनाते हैं कि ये रही हमारी दो स्पीसीज, ठीक है, ये जब साथ में रह रही थी तो यहाँ पे क्या, बहुत कंपटीशन था मैम, ठीक है, बहुत कंपटीशन था। यहाँ पे हमने क्या किया, ये रही स्पीसीज ए, ये स्पीसीज बी, और ये ए बी का कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। हमने क्या किया मैम, स्पीसीज ए को अलग और स्पीसीज बी को अलग। क्या कंपटीशन हुआ इसमें? अब नहीं बेटा, तुम कैडबरी खा लो, तुम 5 स्टार खा लो, कहानी खत्म, ठीक है। और इसका जो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं इस टाइम पे ना वार्बलर बर्ड जो है, ठीक है, इनके बेसिस पे क्या बोलते हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बार जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से लिया था ना डिस्ट्रीब्यूशन? टाइम के हिसाब से नहीं था ये, नहीं मैम, और कि या मैम इस टाइम पे ये खाएंगे, उस टाइम पे वो खाते हैं, हैबिटेट के हिसाब से। ये वाला टाइम वाला नहीं है बच्चा, ये टाइम वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, सिर्फ जो अपना रिसोर्स है उसी को पार्टीशन कर लिया। वार्बलर वर्ड वाला पता है अंश, आप कहानी कहाँ पे होगा मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड दो बस, पहले मुझे इसका इंपॉर्टेंट ये बता दो, किसको पता है कि रिसोर्स पार्टीशनिंग दी किसने थी? किसने दी थी रिसोर्स पार्टीशनिंग बच्चा? मैम मैकार्थर ने। बिल्कुल सही, ये ही नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जितनों को नहीं पता है बच्चा जी वो प्लीज इसे करेंगे। क्या हो गया सुमन जी, आप गायब हो गई, ठीक है। देखो जो ये वार्बलर बर्ड वाली कहानी थी ना, मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ, काम का बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी जो कहानी थी ना, दैट वाज कि ये ना एक बर्ड की स्पीसीज है वार्बलर जिसका नाम है, वो हमारा एक पेड़ था, बड़ा ही अच्छा सा पेड़, ठीक है, जिसका नाम है स्प्रूस ट्री, ठीक है, कुछ जैसा हमारा क्रिसमस ट्री नहीं होता है, कुछ उस हिसाब का ट्री होता है ये, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये ना वार्बलर बर्ड्स क्या करती थी, ये ना लड़ती थी, बहुत ज्यादा लड़ती थी, कि इनमें क्या होता था कि सारे के सारे को सीड्स चाहिए होते थे, वो भी इसी ट्री के चाहिए थे, कि वो उनका जो भोजन था वो सिर्फ लिमिटेड था, वही जो नखड़े वाले क्या बोलते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो स्टिक रहते हैं कि हमको यही चीज खानी है, उसके अलावा वो नहीं खाते हैं। जैसे हमारा बियर ही ले लो, कहते हैं ना वो बैम्बूस पे ही फीड करते हैं,
ठीक है। तो वो भी उनका देखो, जिस जिस टाइप जो ये इस टाइप वाले एनिमल्स होते हैं ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि जो सिर्फ फिक्स रहता है कि हमें सिर्फ यही खाना है, उसके अलावा नहीं खाना है, ठीक है, तो उनका जो सर्वाइवल रेट होता है या फिर उनके जो चांसेस होते हैं कि वो जल्दी कम। एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो वारंवार बर्ड की भी जो कहानी स्टार्टिंग में थी एवोल्यूशन से, मतलब अभी तो एवोल्यूशन करते करते चेंज हो गया है, तो वही चीज इनके साथ भी थी कि इनको ना स्प्रूस ट्री के ही सीड्स खाने थे। अब इतनी सारी बर्ड्स ये सीड्स कैसे खाएं? तो इन लोगों ने क्या किया ना, इस पूरे पेड़ को डिवाइड कर दिया। पेड़ को डिवाइड कर दिया मैम, हाउ कम? हाउ कम का मतलब बच्चे ये कि कुछ बर्ड्स थी जो हमारी, उन्होंने क्या करा, अब ये मत बोलना ना कि मैम उन लोगों ने, कि आपको कैसे बताया क्या उन लोगों ने वो पंचायत सभा लगाई थी और वो सब मुझे नहीं पता। कुछ बर्ड्स जो थी, कुछ स्पीसीज जो थी इसी वाले हमारे जीनस की, वो क्या करने लगी कि जो इस पेड़ के सीड्स ना जमीन पे गिरते थे, वो उस पे फीड करने लगी। स्पीसीज ए मान लेते हैं उसे, ठीक है। कुछ सीड्स हमारी, कुछ स्पीसीज जो हमारी इसी बर्ड्स की थी, वो क्या करने लगी, जो टॉप पे प्रेजेंट था ना सीड, उन पे फीड करने लगी। और जो कुछ स्पीसीज थी, वो कहाँ पे फीड करने लगी, जो इंटरनल में था, अंदर घुस घुस के थे, ठीक है। अब तुम खुद से सोच के बताओ, जो ये स्पीसीज थी, ये स्पीसीज थी, ये स्पीसीज थी, क्या इनकी मॉर्फोलॉजी में कहीं जाके कुछ डिफरेंस आएगा? क्या इनकी मॉर्फोलॉजी में कुछ डिफरेंस आएगा? हाँ जी मैम, उसका जो बीक पैटर्न होगा ना, वो चेंज हो जाएगा। इनका जो बीक पैटर्न था, क्योंकि आपको पता है जमीन वाली में क्या चाहिए होगा उसे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी भी हो सकती है, और ये क्या बोलते हैं, हो सकता है कि वो जमीन के थोड़ा अंदर पहुंच गई, अंदर चला गया हो सीड, तो उनको खोद के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनके जो बीक्स थे वो पॉइंटेड नोटिस किए गए थोड़े टाइम बाद जाके। इनके जो बीक थे जैसे थे वैसे के वैसे ही थे, और इनके देखे गए, क्योंकि इनको क्या अंदर से घुस के करना पड़ता था, और पेड़ में भी कभी कभी डिगिंग करनी पड़ती थी, तो इनके कैसे हो गए, नैरो हो गए, सॉरी ब्रॉडर हो गए, ठीक है। तो ये सारी के सारे जो चेंजेस थे ना, बाद में किस इस वाले जो बर्ड्स हैं उनके में देखे गए। अब हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से, कैसे अगर देखो तो हमने मैम कंपटीशन पढ़ा। कंपटीशन में हमने ये पढ़ा कि अगर एक ही रिसोर्स होगा तो वो स्पीसीज एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसी का हमने क्या, अगर आप देखो तो उसी का मैम एक्सेप्शन पढ़ा, कि आप रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग कर दो। और उस अब इस एक्सेप्शन का आप क्या पढ़ने जा रहे हो, इस एक्सेप्शन का मैम आप रिजल्ट पढ़ने जा रहे हो। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? अभी जो मैंने बताया, इसका रिजल्ट निकला हमारा कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है ये वाला टॉपिक भी? बोलो बोलो। ओ मैम। नहीं बच्चे, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने क्या बोलते हैं ये कंपटीशन गॉस लॉ पढ़ा है, तो ये तो एक लाइन ही है इनकी। अगर आप वन लाइन में ये पूरा गॉस लॉ बताओगे ना, तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैम। उसका रिजल्ट इज योर रिसोर्स पार्टीशनिंग, आरपी जैसे हम कहते हैं। और उसका क्या बोलते हैं ये, सॉरी उसका एक्सेप्शन, रिजल्ट नहीं बच्चा, उसका मैम एक्सेप्शन है कि अगर हमको लड़ाई खत्म करवानी है तो आप कुछ जो है एक्सेप्शन ले आओ, वो है हमारा रिसोर्स पार्टीशनिंग। और उसका हमारा जो रिजल्ट है, दैट इज योर दिस, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स डिस्प्लेसमेंट, कि जो एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले बर्ड्स जो होंगे, उनके कैरेक्टर्स में क्या हो जाएगी, डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, अब बताएं जी नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा करना है इस पर्टिकुलर में से, या फिर मैं फिर से अपनी चॉइस का कोई टॉपिक ले आऊं? बोलो जी। मैम सर्वाइवल रेट कॉर्नल्स वाला तो रह गया। क्या अंश? मैम कॉर्नल्स वाला। अच्छा, जो तुमने अभी बोला था, ओके ओके ओके, बार्निकल्स वाला। बार्निकल्स वाला बच्चा जी ना, ये यही वाली कहानी है। जस्ट वन सेकंड, मुझे एक बार थोड़ा सा रिकॉल करने दो, बार्निकल्स का क्या था। जस्ट मैं अभी आगे वाला पढ़ाती रहती हूँ, साथ में बार्निकल्स वाला भी सोचती रहती हूँ, ठीक है, क्या था, क्योंकि मैंने एक्चुअली बहुत थोड़ा सा टाइम पहले पढ़ाया था ना, तो एकदम से मुझे रैंडमली नहीं याद आ रहा है कि बार्निकल्स वाले में मैंने क्या पढ़ा था, बट मैम था उसमें तो यही ये। होता है ना कि मैम एक क्लेमेडोमस बार्निकल होती है और एक होती है बैसिलस बार्निकल। यस दोनों के बीच में कंपटीशन होता है फिश जू प्लैंक्टन खाने का। यार, यही वाला पार्ट तो था जहां तक मुझे याद है, कि जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया बताया ना, ये ठीक है। जहां तक मुझे लगता है कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाले वाला ही जो पार्ट है, बार्निकल्स वाले में अप्लाई हुआ था। बट मुझे अभी ना एकदम से जैसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा नहीं याद आ रहा है, तो इसीलिए मैं उस पर जाना नहीं चाह रही थी कि क्या था इसमें। वरना मुझे क्या होगा, तुम्हें 2 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, तब मैं इसको थोड़ा सा आपको बता पाऊंगी। जहां तक मुझे याद है इसका पार्ट ना, तो मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे पार्ट, जितना मुझे पार्ट याद है, कि हमने जो ये बार्निकल्स वाला पार्ट, जो ये क्या बोलते हैं, जस्ट वन सेकेंड, ये जो पार्ट पढ़ा है ना, वो किसमें पढ़ा था ना, उनके नीच वाले पार्ट में पढ़ रहा है।
ठीक है, आपको डिफरेंस पता है हैबिटेट और नीच क्या होते हैं? हैबिटेट और नीच क्या डिफरेंस होता है पता है? हैबिटेट तो वो होता है जहाँ पे वो रहते हैं, मतलब उनकी रहने की जगह। और नीच क्या होता है? नीच का नहीं पता मैम, सॉरी। नीच भी तो तुम्हारे इसमें है। नहीं मैम, ये मैम है शब्द कहाँ है? नहीं, अंश कैसे बात कर रहे हो यार, नीच तो है मैम। 12th में। हाँ, मतलब मेरी वाली बुक में है, तो मेरे को जहां तक लगता है तो तुम्हारे में होगा। ठीक है, देखो दोनों में जो एक डिफरेंस अगर मैं तुम्हें जनरल लैंग्वेज में बताऊं, जो आज के बाद से तुम लोग कभी नहीं भूलने वाले हो, वो ये है कि जस्ट 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, अंश आप चलो जोड़ो, मैं भी पूछूंगी तो अंश भाग जाएगा बोलेगा मैं क्या बताऊं मैम। चलो मैं अपना ही बता अरे देती हूँ, बता ठीक दो, है। पूछ लो। मैं क्या बोलते हैं, मेरा जो पोस्टल एड्रेस है दैट इज C24, चलो कॉलोनी का नाम नहीं लिख रही हूँ मैं लिख देती हूँ C24 शिवालिक सिटी बरेली। ठीक है, शिवालिक सिटी बरेली है, ठीक है। बट उस ये मेरा क्या है, पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, दिस इज माय पोस्टल एड्रेस। एंड जो अगर जिस जगह पे बैठ के मैं तुम्हारी क्लास ले रही हूँ ना, ये क्या है, ये मेरा रूम है, जहां पे मैं खुद सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, टीवी देखती हूँ, फोन पे बात करती हूँ, तुम्हें पढ़ाती हूँ, तुमसे बात करती हूँ, ठीक है। तो यही डिफरेंस है हैबिटेट और नीच में। हैबिटेट अब और नीच अब तुम्हें समझ में आया कि ये पर्टिकुलर और ये जो है हमारा क्या है, इट इज एन एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है, जहां पे वो रहता है। बट नीच जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द फंडामेंटल एरिया, फंडामेंटल एरिया ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कि फंडामेंटल एरिया का मतलब है जहां पे बैठ के वो अपना काम करता है, जितना उसको जो भी अपना डेली का चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है, उन सबको पूरा करता है। मैम उसकी स्पेसिफिक प्रेजेंस कहाँ पे है? हाँ, ये कह सकते हो कि उसकी स्पेसिफिक प्रेजेंस कहाँ पे है, ठीक है। अब इन्हीं नीच और इसके बेसिस पे ही ना, जो तुम वो बार्निकल्स वाला बोल रहे हो ना, जो मुझे थोड़ा थोड़ा सा समझ भी अभी के लिए जो याद आ रहा है, ठीक है, कि हम ना नीच को 2 पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा देख लो, ये शायद आपको नीट वाला लगे, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कि हमारा जो नीच है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है ना मैम रियलाइज्ड। अब मैम दोनों में डिफरेंस क्या है, यहीं पे आता है आपका वो जो, तो मेरे को ना ये नाम नहीं याद आ रहा है बार बार, सो सॉरी मैं तुम्हारी क्लास के बीच में एनसीईआरटी खोल के बैठ रही हूँ। मैंने ना वो नाम बहुत दिनों बाद सुना है एक्चुअली, इसलिए 235 बोल रहे थे ना हम शायद, तो इसीलिए शायद मेरे दिमाग से उड़ गया है थोड़ा सा। क्या नाम है, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल्स कॉर्नेल्स, ठीक है, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, पहले मैं यही लिख दूं, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, इतना ठीक है, ठीक है। इसको अगर आपको समझना है ना, तो पहले आपको ये दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी कि मैम फंडामेंटल नीच क्या है और हमारी रियलाइज नीच क्या है, ठीक है। क्योंकि नीच तो नीच हुई कि जहां पे हम बैठ के अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा वर्किंग एरिया है, जहां पे हम काम करते हैं, ठीक है। बट दोनों में अंतर क्या है ना बच्चे जी, कि जो फंडामेंटल नीच होती है ना, दैट इज जस्ट थियोरटिकल। अब मैम इसका मतलब क्या है, थियोरटिकल का मतलब है कि मैम ये नेचर में प्रेजेंट नहीं है, कहीं भी नेचर में प्रेजेंट नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। बल्कि अगर हम रियलाइज नीच की बात करें, तो ये कौन सी है मैम, ये हमारी एग्जैक्ट जो नीच होती है, या एक्चुअल नीच। क्या तुमने कभी भी खुद के ऊपर ही लो, ऑर्गेनिज्म को तो छोड़ो, क्या तुमको तुम्हारे घर में एक पर्टिकुलर एक कमरा दिया हुआ है जहां पे कोई नहीं आएगा, नॉट मैम इवन इतनी योर प्राइवेसी नहीं पेरेंट्स, ठीक है, नॉट इवन योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स तो छोड़ी, भाई बहन तो छोड़ी दो, ठीक है। है, मैम मुझे इतनी प्राइवेसी नहीं है घर में। इतनी प्राइवेसी नहीं होती ना, तो वही चीज है रियलाइज फंडामेंटल नीड्स और रियलाइज नीड्स। कि जो फंडामेंटल नीड्स है ना, उसमें हमने क्या बोल दिया है कि यहाँ पे मैम कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब कि ये पूरा पूरा गॉस लॉ को हमारे क्या कर रहा है, उल्ट गलत साबित कर रहा है कि कोई गॉस लॉ जैसा नहीं है, ठीक है। कोई कंपटीशन नहीं है, अब जब कोई कंपटीशन नहीं है तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी और स्पीसीज का, नो इंटरफेरेंस ऑफ स्पीसीज, ठीक है। और कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो वो जो स्पीसीज होगी, क्या होगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा, मस्त खाएगा पड़ा रहेगा, ठीक है। उसकी जो स्पीसीज होगी वो लार्ज होगी एक्चुअली, ठीक है। बट ये चीज हमने क्या पढ़ लिया मैम, कि ये सिर्फ थ्योरी में है, ऐसा रियल लाइफ में जो है, अगर आप ऑर्गेनिजम्स की भी मतलब छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करो, प्लांट्स की बात करो, एनिमल्स की बात करो, या ह्यूमंस की बात करो, तीनों पे अप्लाई कर लो,
तो तीनों पे अप्लाई होता है। बट रियलाइज नीच हमारी कौन सी होती है? एक्चुअल नीच होती है। यहाँ पे क्या है, दो स्पीसीज को तुम अपने भाई बहन को समझ लो। जनरल किसी को अगर घर में कमरा भी मिला होगा, जैसे अब तो ठीक है हम लोग बड़े बड़े हो गए, ठीक है, तो अब क्या है, सबको सबकी वही प्राइवेसी चाहिए होती है, तो सबको क्या चाहिए, अलग अलग, तो वो अब आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट ऐसा तब भी नहीं होगा कि आपके रूम में कोई और नहीं आ सकता, कोई और रह नहीं सकता, ठीक है। हमारे को भी रूम मिले हुए हैं, बट मैं 3 भाई बहन हूँ, हम तीनों भाई बहन एक ही रूम में पड़े रहते हैं, ठीक है। दो स्पीसीज जो होंगी वो क्या करेंगी, सेम नीच को शेयर करती हैं, दे शेयर द सेम नीच, ठीक है मैम। जब सेम नीच को शेयर करती हैं तो क्या उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा? यस मैम। और कॉम्पिटिशन कैसा होगा? हाई कॉम्पिटिशन होगा। अगर आप अपनी क्या बोलते हैं रियलिटी से भी देखो, तो टीवी के रिमोट के तक के लिए या एसी के रिमोट के लिए भी आपके घर में क्या होगा, चिक 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 चलती रहेगी, ठीक है। तो हाई कॉम्पिटिशन जो होगा वो हमारी उन दो स्पीसीज के बीच में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसी वजह से जो स्पीसीज होंगी क्या होंगी, एक्चुअल होंगी एंड स्मॉल होंगी, ठीक है, करेक्ट। अब इसी को आप कौन से वाले से समझ लो बच्चा जी, बार्निकल्स से, बार्निकल्स, ठीक है। स्पेलिंग ठीक है अंश? मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, ठीक है। बार्निकल्स जो है वो हमारे हैं, एक्चुअली क्या होता है बार्निकल्स की ना, हमने दो स्पीसीज पढ़ी हैं। एक तो है हमारी थैलेमस, ठीक है, एक तो हमारी थैलेमस है, बार्निकल थैलेमस, सी ये छोटा ही है, ठीक है, बड़ा नहीं है, थैलेमस है। और दूसरी है हमारी कौन सी, बार्निकल्स बैलेनस, बार्निकल्स बैलेनस, ठीक है। ये दो हमारी क्या है, स्पीसीज है मैम। अब कहानी इनकी क्या है कि बार्निकल क्लेथैलमस थी ना, जब वो ओशंस या टाइड में प्रेजेंट होती थी, ठीक है, अरे यार हमेशा ग्राफ से बन जाता है, ठीक है, कि जब वो हमारे ओशंस में प्रेजेंट होती थी, ओशंस के पास जो चट्टान वट्टान होती है ना, उसमें ये जो स्पीसीज होती है ये प्रेजेंट होती है यूजुअली, ये जो बार्निकल्स होते हैं, ये जो हमारे प्रेजेंट थे ना, तो ओशंस, ये रही हमारा ओशंस है ये, ठीक है। उसके पास वाले पत्थर में क्या, ये इस वाले की बहुत सारी स्पीसीज पड़ी रहती थी, ठीक है, इस वाले की क्या, बहुत सारी स्पीसीज जो थी हमारी थी। बट जब उस पर्टिकुलर ओशन या टाइड में क्या हुआ कि बार्निकल्स जो थैलेमस थी वो तो थी ही थी, ठीक है, बट एक और स्पीसीज भी आ गई और वो भी हमारे रहने लगी, दैट इज बार्निकल्स बैलेनस। इसको दूसरा कलर कर देते हैं, तो क्या हो गया, उस पर्टिकुलर का एरिया क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया में आके वो बस रहने लगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, जहां तक मुझे लगता है, इसका ये हमारे जो है आपके क्या नाम है, कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, इतना ही है आई गेस मैम। लेकिन इसमें तो मतलब कि लिख रखा है, इन्होंने लास्ट स्टेटमेंट लिख रखी थी। मैं मेरे पास अभी एनसीईआरटी नहीं है, मैंने पहले देखी थी जब आपको बताया था, तो उन्होंने शायद पहले लिखा लास्ट में कि जो इसमें सफर करता है ना वो हार्बीवोरस सफर कर रहा है, कार्निवोरस सफर नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, माइट भी उनका कंक्लूजन दिया होगा, हार्बीवोरस का मतलब दिया होगा कि जो हमारी क्लेथैनस स्पीसीज होगी वो हमारी हार्बीवोरस रही होगी। मैम नहीं, मैम दोनों ही कार्निवोरस हैं, लेकिन जो इनका कॉम्पिटिशन अब एक प्लांट के लिए हुआ था, ओके, तो मैम उसके लिए कह रहे थे। कोई वरना एक काम करूंगी मैं ना, आप इसको इस वाले पार्ट को आज के लिए आप लोग इतना ही समझ लो, उसके बाद मैं इस वाले को जो अब रिमेनिंग वाला पार्ट होगा ना, मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पढ़ के आपके लिए ले आऊंगी, ठीक है, चलेगा ये चीज? बोलो बोलो, आवाज आ रही है? ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने ये वाला पार्ट कर लिया। अब आप आपके में अच्छा ये बताओ, सर्वाइवल कर्व्स हैं या वो भी नहीं है? बोलो बोलो। सर्वाइवल कर्व का मतलब है ये वाली जो कर्व्स होती हैं, कि हमारे पास मैम तीन लॉजिक टाइप ग्राफ वाली नहीं। नहीं, ये 3 तरीके की कर्व्स होती है ना, ये 1 2 एंड 3, नो मैम, ये ये है, सिलेबस से कट गई थी शायद। सिलेबस से कट गई थी पक्का? यस मैम। ठीक है, तो फिर और क्या है आपके में, फिर मुझे पहले थोड़ा सा हिंट दे दो, क्योंकि ना मेरे को थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी ना, तो दैट्स वाई मैं जो है मैम जो सिलेबस में था ना वो था कंपटीशन, प्रेडेशन और आई गेस वो म्यूचुअलिज्म, मैम ये सब थे, कमेंसलिज्म। कॉम्पिटिशन प्रेडिक्शन, तो आपको वो 6 वाले तो आपको सच में वो वाले याद समझने हैं, बिकॉज मैम नहीं वो तो आते हैं ना, मैं वो बता रहा हूँ, मैं ये सब थे, और मैम जो नहीं थे ना वो मुझे जो टफ वाला पार्ट लगता है ना, मैं सोच रही थी तुम लोग वो वाला पूछ कर लेते, जैसे हम लोग वो वाला पार्ट कर सकते हैं,
क्या बोलते हैं, जो ये dn/dt वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आते हैं आपको सारे यस मैम, ये तो आता है। yes ma'am. सारों को? तो फिर तुमको और इकोलॉजी में क्या सीखना है यार? मैम इकोलॉजी में ना मैम जो शुरुआत में कट गया था ना, ये वाला क्या था उसका नाम, मैं एडेप्टेशन, ये सब मैम ये नहीं आता। एडेप्टेशन वाले के लिए तो अंश फिर मुझे आज का टाइम दे दो, क्योंकि मैं ना एक मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी नहीं करा सकती, करवा सकती हूँ, बट जितने बेस्ट तरीके से मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी ना, तो उतने से मैं शायद आपको आज ना करवा पाऊँ। नो प्रॉब्लम मैम, आज क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन या फिर मैं तो सोच रही थी कोई टॉपिक्स वॉपिक्स ही होते तो 10-15 मिनट हम थोड़ा पहले टॉपिक्स कर लेते। यस मैम, तो मैम बायोटेक्नोलॉजी का डाउट है मेरा। वो वाला तुम्हें आता है, क्या बोलते हैं, पिरामिड्स वाले? यस मैम आता है। सारों को या Yes सिर्फ ma'am. अंश को पढ़ना ही है? तो अंश को ही आता है, सबको ही आता है। वही बात है ना, तुम लोगों ने क्या बोलते हैं इतने इतने बार सब कुछ रटा होगा कि सब तुम्हारे पास रट गया है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए हम क्वेश्चन आंसर पे स्विच कर जाते हैं फिर अभी। और कल के लिए पहले मुझे अभी तुम लोग टॉपिक बता देना कि तुम्हें कौन सा पढ़ना है, सो दैट फिर मैं वही वाला पार्ट लेके आऊंगी। ठीक है, एक तो आपने बता दिया कि वही कंपटीशन की जो 6 वो हैं उनको पढ़ मैम वो लेते तो हैं। इजी है वो तो इजी है मैम। एडेप्टेशन करा देना तो मेरा डेलीकेट जा। यस मैम, वो एडेप्टेशन करा देना बस। कौन सा अडेप्टेशन है? मैम मैं आपको पेज नंबर बताऊं, मैं अभी एक मिनट बुक खोलता हूँ। हम्म। और बीओडी वाला आपको पार्ट क्लियर है सारा का सारा? जो टाइप्स ऑफ लेक्स होती हैं हमारे में, यूट्रोफिकेशन वाला जो पार्ट है। No ma'am. मैम जो ये चैप्टर नंबर 13 है, उसकी हम्म। शुरुआत से लेकर एडेप्टेशन जो टॉपिक है ना, वहां तक हमारा कट चुका था। चैप्टर नंबर 13, अंश मुझे एक बार पेज बताओगे क्या? 13 का मैम चैप्टर पेज है 203। 203 से 203? मेरा बायोटेक चल रहा है। सॉरी मैम, मेरा इसमें ना पेज की थोड़ी सीक्वेंस गलत है। आप टॉपिक बताओ एक बार अंश, मुझे टॉपिक में आ जाएगा। मैम टॉपिक इसका एक तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म है सबसे पहला ही तो है ये, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यस मैम, इम्पोर्टेंट। मैं वही तो कह रहा हूँ मैम, शुरुआत से लेकर एडेप्टेशन का जो टॉपिक है ना वहां तक। कन्फर्म रेगुलेट्स एडेप्टेशंस। तो फिर एक काम करते हैं ना हम, क्या बोलते हैं, इसी वाले से पढ़ ले, इनकी जो स्लाइड्स दी हुई हैं। व्हाट डू यू से? मैम यस। मेरे को वरना मन था ज्यादा तो जो कराने का वो ये वाला पार्ट था, मतलब ये मुझे पढ़ना अच्छा और पढ़ाना भी अच्छा लगता है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ पर ये तुम लोगों ने किया हुआ है, तुम कह रहे हो। ठीक है, उसी में हमारे जो 2 ग्राफ नहीं थे, dn/dt इक्वल टू rn एंड dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n बाय k, बट वो तुमने किया हुआ तो ठीक है। तो हम लोग फिर काम करते हैं, जो ये वाले नोट्स है ना, इसी वाले नोट्स से देखते हैं, और फिर अगर मुझे लगता है कि कुछ और मैं एडिशनल ला सकती हूँ इसमें, तो आई विल ब्रिंग दैट ऑल्सो। ठीक है, बट फिर वही वाला जो है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आ जाएंगे। चलो फिर एक काम करते, रुको कहाँ गए जी, नेक्स्ट ये वाला जब कटा हुआ है तो हम कटा वाला पार्ट ही देख लेते हैं। जहां पे भी आपको जिस पॉइंट पे भी दिक्कत लगे वो आप मुझे बता देना। ठीक है, ये है ना स्टार्टिंग वाला ही, क्योंकि तुम लोग स्टार्टिंग का ही कह रहे हो जो कटा है। आ जाओ जी, फिर इसी वाले पार्ट से देखते हैं, और फिर कल की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ठीक है, चलो। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटरेक्शन, ये तो आपको पता ही है। जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो किस है कि सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? तो बच्चा जी अर्नस्ट हैकेल जो थे, सबसे पहले उन्होंने इसको लेके आए थे। अब आ जाती है कहानी कि इकोलॉजी जो है कितने लेवल्स में हमने डिवाइड किया है। तो हमने जो इकोलॉजी के लेवल्स हैं 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। एक ऑर्गेनिज्म लेवल, जन उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ है वो बनाते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, जो हमारे सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे एक जिनमें एक टाइप के फीचर्स होते हैं, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या कि दे हैव द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, तो उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन। उन्हीं तरीके की जो पॉपुलेशंस हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, हमारी कम्युनिटी बनाती हैं। तो अगेन वही क्या गया कि कम्युनिटी रेफर्स टू द assemblage of all the population of different species in a specific geographical area। ठीक है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज है उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी में आ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर बायोम। बायोम्स को हम लोग कैसे इन सारे बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं कि किस टाइप का उनके पास वेजिटेशन है, कहाँ पे वो प्रेजेंट होती है फोना के बेसिस में। इट इज एसोसिएटेड टू फोना। फोना मीन्स
मैम एनिमल्स ये सब। एनिमल्स ये सब, ठीक है। प्लांट। जैसे ट्रॉपिक, फ्लोरा एंड फौना जो होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, इसके अलावा भी आपने आई गेस कितने 8 टाइप के हैं ये हमारे, ठीक है। 8 टाइप्स के आपने ये पढ़े होंगे। अब आ जाता है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो हमने पढ़ना है, क्योंकि इस वाले पार्ट में बेसिक ही होगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा कुछ अलग सा मिलेगा हैपनिंग्स आपको। Ecology at the organistic level is essentially physiologically ecology, which studies the adaptation of organisms essential for survival and reproduction in any given environment। कि ecology क्या है? इन सारी चीजों का मिल के स्टडी है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, वहां पे सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीजों को वो अडेप्ट करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। We know that the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis causes the annual variation। हमारे में जो ठंड, बरसात, गर्मी आती है वो कैसे आती है? यही जो हमारा सन अर्थ है वो मूव कर रहा है और वो टिल्ट विल्ट करता है, उसके बेसिस पे हमारे उसमें चेंजेस आते हैं, सन की इंटेंसिटी में, लाइट इंटेंसिटी पे, लाइट की ड्यूरेशन में, टेम्परेचर पे, इन सब चीजों से क्या होता है, हमारी जो और सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। आ जाओ जी। These variations together with annual variation in precipitation account for the formation of major biomes such as desert, rainforest and tundra। बहुत ही अच्छे से आपने ये पार्ट पढ़ा होगा, या सॉरी आपने नहीं पढ़ा ये पार्ट, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो बायोम्स है ना, मैंने आपको बताया ना ये कितने हैं तुम्हारे सिलेबस में, हमने 8 पढ़े हैं एक्चुअली, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपके इसमें 6 दिए हुए हैं, तो हम अभी 6 के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। कि हमने पूरे के पूरे जितने भी ये पर्टिकुलर जो वेरिएशंस हैं उनके बेसिस पे क्या कर दिया है, 6 टाइप में इन सबको डिवाइड कर दिया है कि जो वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी बारिश होती है, कितनी वहां की सैलिनिटी है, कितना वहां पे ह्यूमिडिटी रहता है, और वहां पे जो कौन कौन से टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस पर्टिकुलर वाले प्लांट्स में प्रेजेंट होगी हमारे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि डेजर्ट वाला जो प्लांट है ये हमने क्या निकाला है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मैम वहां पे क्या बोलते हैं, जो प्रेसिपिटेशन है, या फिर आप एक तरीके से कह लो कि रेन, ठीक है। मोस्टली हम जो एनुअल प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करते हैं, जहां तक मुझे पता है, तो हम किससे, रेन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि वहां पे कितना रेन होता है, यही होता है। एक बार देख क्रॉस चेक करना प्लीज इसे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया है और उनको क्लासिफाई किया, और दूसरी तरफ हमने कौन सा ले लिया है, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर ले लिया है, मतलब कि कितना टेम्परेचर का वेरिएशन रहेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो डेजर्ट वाले हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारे कितने टेम्परेचर तक में सर्वाइव कर लेते हैं, प्लस वहां पे अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो उनमें जो है रेन कितनी होती है, ठीक है, इट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। फिर अगर आप दूसरा वाला देख रहे हो, ग्रासलैंड वाला एरिया, ठीक है। ग्रासलैंड वाले एरिया में क्या है, हमारी जो ये रेन का वो है एनुअल प्रेसिपिटेशन, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा जो रेन है ट्रॉपिकल, इसीलिए हम इसको रेन फॉरेस्ट ही कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनका पूरा नाम होता है, ठीक है। वहां पे अगर आपको पता होगा तो मैक्सिमम जो रेन होती है वो हमारी वहीं पे होती है, और वहां का टेम्परेचर भी कितना रहता है, मीजोफिलिक टेम्परेचर के अराउंड घूमता रहता है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जितने भी होते हैं हमारे, उनमें भी जो है हमारा कितना तक जा सकती है, तो दैट कैन गो टू 230 के लगभग या 220 के लगभग रहती है। कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे कुछ इस रेंज तक में रहते हैं। आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जहां का टेम्परेचर इज वेरी लो। टेम्परेचर कितना है यहाँ देख रहे हो, 0, -5, -10 एंड -15 तक में जा रहा है ये, ठीक है। तो वो जो आपका टेम्परेचर है वो कौन से वाले एरिया में वाले प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा जो है वहां पे प्रेजेंट होंगे। अब इन सब का जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके में ना ये नाम दिए हुए हैं तो इनके बारे में भी आपका देना ना जो है वो होना चाहिए। एक सेकंड रुको, मैं देखूं तुम्हारे इसमें है, क्योंकि अगर अभी सिर्फ आपने क्या इनके सिर्फ नाम सुने हैं, क्योंकि अगर आपका इनके नाम से सिर्फ काम नहीं चलने वाला। अभी के लिए अगर आप 2 मिनट का मुझे टाइम दो ना, पता है मुझे एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो मैं ना इन सब के बारे वाला वो जो चार्ट है ना एक मेरे पास, वो अगर मैं ओपन करके आपको बता दूं, या फिर आप लोगों के पास इसका चार्ट है अलग से, क्योंकि आपने ये बोला कि आपने पढ़ा नहीं है, बट नोट्स तो होंगे ही ना, या नोट्स भी नहीं है? मैम बुक है, बुक में से देख लूंगा। बुक है मेरे पास भी ना, एक एक्चुअली बुक है, जस्ट एक सेकंड देना मुझे।
ठीक है, थैंक यू जी, मिल गए। जस्ट 1 सेकेंड, हम ना एक्चुअली पूरे नहीं कर पाएंगे, बट थोड़े से जो है ना, जब आपने पढ़ने का वो करा ही है कि तुमको पढ़ना ही है, तो मैं आपको बताती हूँ कि बायोम्स इन बायोलॉजी आपको कैसे पढ़ना है। बायोम्स इन बायोलॉजी मतलब इकोलॉजी में, जैसे आपके में 6 दिए हुए हैं तो हम सिर्फ इन 6 तक ही रहेंगे, बट लेट्स सी, वही मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैंने क्या ना इकोलॉजी इतने अच्छे से पढ़ी हुई है कि मैं भावनाओं में बह जाती हूँ। तो अगर हम सबसे पहला आज हम पार्ट करें तो हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ले सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो अभी आपको जस्ट मैंने दिखाया था ना, जस्ट 1 सेकेंड दीजिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये पीछे हो जाओ, ये। अब आपको ना 2 चीजें तो यहाँ पे क्लियर है मैम, ठीक है। सुमन या दीप्ति बताओ जी कि आप, अगर आपसे कोई पूछेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, तो आप उनके बारे में क्या बता दोगे इस ग्राफ को देख के? बताएंगे आप सबसे ज्यादा रेन होती है। सबसे ज्यादा रेन होती है। दूसरा पॉइंट दीप्ति? टेम्परेचर भी हाई है। दीप्ति सो गए क्या बच्चे, या समझ नहीं आया मैम? देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जो आप पॉइंट्स लिख के आओगे ना, या आपसे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो डेफिनेटली यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा टॉपिक लिया है आपने कि जो यहाँ पे मैम रेनफॉल है वो कैसी है, पीछे चलना एक बार। हम ये मान सकते हैं कि 250 से 400 के बीच में रहती है, ठीक है। हाँ मैम, मान सकते हैं कि जो रेनफॉल है मैम यहाँ पे 250 से 400 सेंटीमीटर के लगभग में रहती है। 250 का आप 230 भी कर लो यार, छोड़ो, एग्जैक्ट हम ले लेते हैं तो 230 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रहती है। अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर, जो दूसरा पॉइंट आपने बताया सुमन, है ना। टेम्परेचर कितना है मैम? 25 डिग्री से 29 डिग्री के ऊपर ही टेम्परेचर रहेगा। और 25 डिग्री से 29 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि यूजुअली जो क्लाइमेट है दैट इज योर हॉट, ठीक है। चलिए जी, सी पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो अब इंपॉर्टेंट चीज आएगी ना, क्योंकि देखो आपने ये नाम, कभी आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जिंदगी में गूगल किया है? नो मैम। नहीं किया होगा, ठीक है। एक्चुअली जो यहाँ की जो सॉइल रहती है ना, दैट सॉइल इज पुअर इन न्यूट्रिएंट, पुअर सॉइल न्यूट्रिएंट, ठीक है। क्यों मैम पुअर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने क्या बोला कि यहाँ पे रेनफॉल कैसे हो रही है, बहुत हैवी हो रही है, तो सॉइल क्या हो रही है ना हमारी, बह के चली जाती है। हर 2 महीने में क्या चली जाती है सॉइल जो है हमारी पानी के साथ, क्योंकि हैवी रेनफॉल है तो वो क्या चलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, लीच्ड आउट, ठीक है। यहाँ की जो सॉइल है यही एक ऐसी सॉइल है जो कि हमारी बह के चली जाती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके बारे में, दूसरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आज हम शायद 2-3 ही देख पाएंगे, हम 2-3 ही देखेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे 100 ट्रीज, अगर एक एवरेज पूछा जाता है जो है ट्री स्पीसीज पर स्क्वायर किलोमीटर में प्रेजेंट होते हैं। अब खुद से सोचो कि ये क्या, ये ज्यादा है या कम है? मैम ज्यादा है। ज्यादा है, ठीक है। 100 ट्रीज 1 किलोमीटर के एरिया में अगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा है। तो खुद से सोचो कि ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे हम 100 की जगह 5 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं, चलो 3 ले लो, ठीक है। कुछ इस हिसाब से वो रहे होंगे। हमारा सन कहाँ आता है, ऊपर, ठीक है। क्या लाइट जो है यहाँ पे जो छोटे छोटे वाले ट्रीज प्रेजेंट होंगे, आपको पता है ना हर्ब श्रब्स भी होते हैं, क्या लाइट प्रॉपर पेनिट्रेट कर पाएगी? नो मैम। ठीक है, बहुत हद तक क्या, थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस कर पाएगी। तो यही चीज होती है इसमें क्या, कि यहाँ पे लिटिल, ओनली वेरी लिटिल, ठीक है, ओनली वेरी लिटिल लाइट जो है पेनिट्रेट्स दी कैनोपी, पेनिट्रेट्स दी कैनोपी। और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना बच्चे जी, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, एक बार उठा के देखना। और अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब भी तुम लोगों को समझ में आएगा। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अब कौन सी चीज आती है, एग्जाम्पल, पहली पार्ट, कि यहाँ पे कौन कौन सी जो स्पीसीज हैं जो थोड़ी सी यूनिक वाली है, ठीक है, स्पीसीज है वो प्रेजेंट है, प्लस ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना EFG, ठीक है, वो कौन से एरियाज में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की इसकी बात करो तो अभी जो आजकल बहुत ट्रेंड में प्लांट चल रहा है ना, एक ऑर्किड्स, ठीक है, वो लियानास जो दूसरा प्लांट है, और क्लाइंबिंग वेन्स। क्लाइंबिंग वेन्स क्यों, क्योंकि मैम नीचे हमारे को जो है धूप नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए वेन्स वाले जो पार्ट्स हैं, प्लांट्स जो हैं, वो यहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, जो कि दूसरे पेड़ के ऐसे करके क्या बोलते हैं, वो लपेट लपेट के ऊपर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है।
अब आता है कि ये हमारे हैं कहाँ पे मैम, तो ये बच्चा जी हमारा नॉर्थ साउथ अमेरिका में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इट्स प्रेजेंट है। दूसरा है वेस्टर्न एंड सेंट्रल अमेरिका में प्रेजेंट होते हैं ये एरियाज एक्चुअली याद करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है मोस्ट ऑफ द सारे। एंड इट इज प्रेजेंट इन पार्ट ऑफ मदगास्कर, ठीक है, वट एवर यू प्रोनाउंस इट, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, प्लस योर आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये जो है हमारे इन वाले पॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको सीरियसली, अगर आप सीयूईटी और नीट वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाएं इसके, ठीक है, मैम एक मिनट इनको थोड़ा छोटा कर दोगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ओके एक्चुअली जस्ट 1 सेकेंड, कितना आ रहा है पूरा आपके में कि मेरी स्क्रीन पे तो आ रहा है, हो गया। अब मैं बस आपके सिलेबस वाला देख रही हूँ कि इसके अलावा कौन से हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है जी, चलो जी, कहाँ गया, गायब हो गया क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन हम आ जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट पे, और इनको भी हम ना टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। बी आ गया हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट। तो 2 पॉइंट फिर से आप लोग ही मुझे बताओगे, गौरव जी आप बताएं कि आपको मैंने देखा आप हैं क्लास में, टेम्परेट फॉरेस्ट का 2 पॉइंट्स अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखोगे, बोलो जी। हम लोग कितने खराब बच्चे हो, मैं तुम लोगों से 1.5 घंटे बात कर सकती हूँ, तुम लोग 1.5 मिनट का आंसर नहीं दे सकते मुझे। चलिए सुमन, सुमन आप ही बता दो यार, ये लोग गंदे लोग हैं। मैम आई थिंक टेम्परेचर और रेन दोनों मॉडरेट है। टेम्परेचर और रेंज जो मैम मॉडरेट है, बट अगर आप एग्जैक्ट पे जाओ, माइक कैसे ऑफ है भाई, ये कैसे बोल रही हैं ठीक है, अगर आप टेम्परेचर पे जाओ एग्जैक्ट, तो आप क्या देखोगे कि मैम 5 से 25 डिग्री के बीच का टेम्परेचर यहाँ पे प्रेजेंट है, 5 से 25 का मतलब कोल्डर रीजन रहा होगा, ठीक है। और रेनफॉल क्या है मैम, रेनफॉल जो है 230 के ऊपर नहीं जाएगी, 220 ले लेते हैं, ठीक है, सेफ्टी कंसर्न से लेते हुए। तो 2 पॉइंट्स तो आपने कर लिए। पहला पॉइंट तो क्या है मैम कि टेम्परेचर इज बिटवीन 5 to 6 डिग्री, सॉरी 25 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर है, तो इसका मतलब क्या है, एरिया हमारा कूलर होगा, ठीक है। जैसे कहते हैं विंटर वाला जो एरिया रहता होगा वो वाला हमारा रह रहा होगा, ठीक है मैम। दूसरा अभी आपने कौन सा पॉइंट बोला बच्चा, रेनफॉल का, कि रेनफॉल कैसी होती होगी मैम, ये हमारी 230 सेंटीमीटर, 230 नहीं 20 लो यार, ठीक है, 220 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल नहीं है, ठीक है। और कैसे लिखूं, 230 सेंटीमीटर रेनफॉल, लेस देन दैट ओनली, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। और 220 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है वो भी क्या है, एक अच्छी खासी रेनफॉल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे आती है ना यूपी बिहार वगैरह में, तो वो उसी टाइप वाली रेनफॉल है, इसको हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज हमारे प्रेजेंट होते हैं बच्चा जी, ठीक है। आपने एक ट्री का नाम सुना होगा जो कि वर्ल्ड का सबसे, तुम लोग अगर स्पेलिंग देख रहे हो मेरी, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री कौन सा है बच्चा, रेडवुड ट्री। मैम रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री में, रेडवुड ट्री का ही नाम सिकोया है क्या, नहीं सिकोया अलग है शायद ना, क्या बात कर रहा हूँ मैम, मैंने तो उसी का नाम सुना है। नहीं बट मैंने जो नाम सुना है दैट इज योर सिकोया सेमनी, सॉरी सेम्परवेरेंस। रुको आप 1 सेकंड में कोई सुमन एक बार गूगल करना देखते हैं कौन सा है, बिकॉज जो मैंने पढ़ा है दैट इज योर सिकोया, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री इज योर सिकोया, और जहां तक मुझे याद है ना तुम्हारे एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में ही हमने पढ़ा भी है, ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है ये, ठीक है। चलो ये हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो ट्री है वो हमारे इन्हीं वाले इसमें आता है, और इसमें ना हमारे इसके साथ साथ यूक्लिप्टस, उसके भी जानते होंगे कि ये लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है। यूक्लिप्टस के भी जो पेड़ होते हैं वो भी हमारे इसी वाले कैटेगरी में आते हैं। दूसरा क्या है हमारा कि यहाँ पे क्या होगा, जितने भी हमारी जो जो ट्रीज प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं बच्चा जी, लार्ज एंड एवरग्रीन, लार्ज ट्रीज होंगे, लार्ज
एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन ट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और वो जितने भी ट्रीज होंगे ना, सबकी जो लीफ होंगी ना, दैट विल बी ब्रॉडर, विथ ब्रॉडर लीव्स। मैम हम दोनों ही सही हैं। दोनों ही सही हैं। अब आपने साइंटिफिक नेम बताया, मैंने कॉमन नेम बता दिया था उसका। मैंने भी वही बोला आपसे उस टाइम पे, मैंने कहा उसी का नाम है क्या, एक बार चेक करना। ठीक है, चलो अब ये आ गया हमारा लार्ज और एवरग्रीन ट्रीज हो गए, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया कि कूल टेम्परेचर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कूल टेम्परेचर। अब फिर से कौन सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ जाता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं फिर से। ठीक है, ये दो तो हमने देख लिए, कौन से, यूकलिप्टस और हमारा सिकोया। उसके अलावा कौन से हमारे यहाँ पे बच्चे जी, वेस्टर्न हेमलॉक, ठीक है, और है हमारा डॉगलस फायर, ठीक है, और एक आता है सिटका, सिटका स्प्रूस, जिसका भी थोड़ा सा हमने थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था उस बर्ड के साथ। ठीक है, ये हमारे ट्रीज जो हैं, जो कॉमनली आपके प्रेजेंट होते हैं। अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्या कि ये कौन कौन से एरियाज में प्रेजेंट हैं। ठीक है, कि आप क्या लिख दो कि ये कौन से एरियाज तक रेस्ट्रिक्टेड है, तो इट इज योर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और फिर आपका वॉशिंगटन स्टेट मतलब उसी में आ जाता है, देन इज योर साउथ अमेरिका में भी है, इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पे प्रेजेंट है ये, फिर है हमारा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, एंड देन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलेक्सा साउथ ईस्ट। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको इस वाले पार्ट में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो हमने ये ब्रॉड लीफ वाला पढ़ा, दैट इज योर कॉनिफर्स, ये नाम सुने होंगे आपने, ये लीजिए जी। यस मैम। ठीक है, ये रहा हमारा टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा कौन सा है आपके में, फिर से हमको पीछे जाना पड़ेगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, या फिर कौन सा कर ले पहले, डेजर्ट। एक ही हम लोग और करते हैं, वरना फिर तुम लोग भी क्या बोलोगे, बोर हो जाओगे। हम कॉनिफेरस करा दो। कॉनिफेरस मैंने करा इस दिया, नाम सुना। चलो कॉनिफेरस के बाद हमारा आज का जो ये सेशन होगा एंड हो जाएगा। अगर आप लोग चाहोगे तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, टेम्परेट कहते हैं इन्हें, ठीक है, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। मैम वैसे टेम्परेट का जनरल मतलब क्या होता है? टेम्परेट मींस जो मतलब एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर, जो हमारा वाला टेम्परेचर है ना, जहाँ पे हम लोग सर्वाइव करते हैं, उस बेसिस पे हम इसे कहते हैं ना ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन। इनको हम डिवाइड करते हैं ना, ट्रॉपिकल शायद होता है जो हमारा हायर, इनको आपने, अगर मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये एरियाज हमारे ट्रॉपिकल एरियाज कहलाते हैं शायद। और हम जो सब ये ट्रॉपिकल्स होते हैं यस ना मैम। मतलब सबसे ऊपर वाला ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, कुछ ऐसे आते हैं यस मैम। coloration। ठीक है, दिस इज योर टेम्परेचर। मैम ये इक्वेटर है जहाँ पे अपना टेम्परेचर। अरे ठीक है भाई अंश जी, ये लो एग्जैक्ट बना दो इधर इधर। यस। खुश, अब खुश, चलो अब आगे हम लोगों ने क्या टेम्परेट रीजन वाला देखना है, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इनकी भी दो स्पेशलिटी क्या, फिर से हम यहीं से लेंगे सो दैट आपका एनसीईआरटी नहीं भागेगा। इनका जो रेन कहाँ तक जा रहा है, इनका रेन मैम जा रहा है अराउंड 270 तक, ठीक है, चलो 250 ले लेते हैं, ठीक है, 250 सेंटीमीटर तक इनका रेन जा रहा है, प्लस टेम्परेचर इज लाइंग बिटवीन। तो ये कैसा रीजन हो गया हमारा, कोल्डर वाला रीजन है, 15 से कम है और 0 से बट ज्यादा है। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये क्या आ गया हमारा, इनका जब टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसके बीच में घूम रहा था, अभी हमने फिर से देखा 0 to 15 डिग्री। 0 to 15। ठीक है मैम, ये हमारे समझ में आ गया। रेनफॉल कैसी थी, रेनफॉल मैम उससे जो हमारा टेम्परेचर था उससे 250 थोड़ी सी ज्यादा थी। 250 सेंटीमीटर के अराउंड, ठीक है, अराउंड 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट को ना बहुत सारे जगह बाद ना एक वर्ड है टियागा, उससे भी रिप्रेजेंट हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कैसे वाले प्लांट्स आते हैं, एवरग्रीन। एवरग्रीन मीन्स सदाबहार, जैसे कि हमारे कॉनिफर्स, फिर से इसमें भी कॉनिफर्स आते हैं। ठीक है, बट ये कॉनिफर्स कैसे हैं, विथ टफ नीडल्स। हमने इससे पहले वाले जो पढ़े वो कैसे थी, ब्रॉड लीफ थी, राइट। दोनों में डिफरेंस देखते हुए चलो बेटा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या, दे आर टेम्परेट नीडल्स, अगर हम उनको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट वाले से कनेक्ट कर रहे हैं तो। अब आ गया क्या है इसमें कि हमारे पास
जो आपके मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ इस वाले पार्ट मतलब इस ये जो प्लांट्स कैटेगरी वाली जो बायोम की कैटेगरी है वहां पे ब्रॉड लीव्स वाले जो प्लांट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। ब्रॉड लीव जो प्लांट हैं वो भी मैम यहाँ पे होते हैं, बट उनका जो नंबर है दैट इज वे टू लेस, नंबर इज लेस। और कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? एल्डर एक नाम है, ठीक है, एलनस की स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, प्लस एस्पेन की स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, और एक है हमारा पॉपुलस, ठीक है। ये सारे के सारे कॉनिकल शेप वाले और ब्रॉड जो लीव्स हैं वो है हमारी। फिर आता है इनका एक और पॉइंट कि ये यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्री स्पीसीज है, नंबर ऑफ ट्री स्पीसीज वो कम होंगी, ठीक है, इज रिलेटिवली लेस, रिलेटिवली लेस। बट फिर भी जो स्पीसीज यहाँ के जो फॉरेस्ट को डोमिनेट करेगी ना, कौन कौन सी स्पीसीज जो है मैम जो यहाँ के फॉरेस्ट को डोमिनेट कर रही हैं, दैट इज योर स्प्रूस, ठीक है, देन इज योर फिर्स एंड लास्ट इज योर पाइन्स, ठीक है। ये वाली स्पीसीज जो है हमारी इन फॉरेस्ट को डोमिनेट कर रही है, यहाँ पे लिख दिया डोमिनेट दी फॉरेस्ट। अब आ गया हमारा कौन सा मैम पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि ये मैम प्रेजेंट कहाँ है। तो ये बच्चा जी मोस्टली नॉर्थ अमेरिका एंड हमारे रशिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैम बस इतना ही। यस मैम। मैम बोलो बोलो। मैम ये जितने भी ग्राफ्स हैं मैम, इनकी जो टेक्सचर है या फिर इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग कैसे है, मतलब कि कोई मुड़ा हुआ बेकार सा स्ट्रक्चर है इनका, ऐसा क्यों? अंश में आपकी बात नहीं समझे बच्चे। मैम मतलब कि जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मैम एकदम से लंबा सा स्ट्रक्चर है। मैम आप उस वाले ग्राफ में जाना। ये यस मैम, मैं ये बता रहा हूँ ये जो स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं इन्होंने, ये अलग अलग ऐसे ऐसे क्यों बना रखे हैं? ये सीधा सीधा पर्टिकुलर एरिया को दिखा रहे हैं ना अंश, ये पर्टिकुलर एरिया को आपके दिखा रहे हैं कि ये वाले जो हमारे पर्टिकुलर प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, कि ये जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक में ज्यादातर प्रेजेंट हो रहा है बच्चा जी, कि यहाँ पे जो रेनफॉल होगी ना वो मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, ठीक है। ये तो हम एक लाइन से दिखा सकते थे मैम, बट हम ना दूसरा वाला पॉइंट को भी कवर कर रहे हैं कि मैम वहां टेम्परेचर कैसा रहेगा। तो टेम्परेचर मैम वहां पे जो है आपका 25 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में घूमता रहता है। तो हम ना दो चीजों को कवर कर रहे हैं, इसीलिए ये जो ग्राफ है ना ये हमेशा से ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं। और मैम ये कोनिफेरस का तो एकदम ही अलग है मैम, वो एकदम से कर्व नीचे को आ रहा है उसका ऊपर की तरफ से। अच्छा ये वाला पार्ट, अब ये Yes. ऐसा क्यों रखा है ये मैंने सोचा नहीं कभी, बट जो मैंने समझा हुआ है वो यही है कि क्या बोलते हैं ये जो ग्राफ्स है वो इसी चीज को आपको क्या बायोम के डिस्ट्रीब्यूशन माइट भी अंश पता है क्या दिखा रहा होगा, ये चीज ये एग्जैक्ट उसका दिखा रहा होगा कि जिनको एकदम डिटेल वाला चाहिए होगा। एकदम डिटेल वाला मैम मतलब, एकदम डिटेल वाला मतलब मैम ये कि जो हमारा पर्टिकुलर फॉरेस्ट जहाँ पे 250 की रेनफॉल हो रही होगी वो है वहां पे टेम्परेचर कितना रहता होगा ये पर्टिकुलर, बट जहां पे रेनफॉल हमारी इसी कॉनिफेरस फॉरेस्ट में कितनी जा रही है 100 जो है 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जा रही है, वो हमारे जो है वो वेरी कर रही है, उनकी जो स्पीसीज है वो वेरी करती हैं। ये शायद उनकी बट मैम ये उल्टा नहीं हो रहा मैम, देखो क्या जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर रेनफॉल कम हो रही है, बल्कि ऐसी तो होता है जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है ना। नहीं नहीं अंश ऐसा नहीं है, पता है स्पीसीज तो स्पीसीज भी वेरी करती है ना चीजें। अच्छा, हाँ जी, प्लांट्स की स्पीशीज। प्लांट्स की स्पीसीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज दिखा रहे हैं वो इस चीज को दिखा रहा है, ठीक है। चलो जी आज के लिए हमारे 3 फॉरेस्ट ही बचाने काफी हैं। कौन से कर लिए हमने, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कॉनिफेरस। नाउ यू वांट तो मैं ये भी करा दूं आज और हमारी कहानी खत्म हो जाएगी इसकी, या फिर हम ये कल के लिए रख लें। मैम भूख बोलो, लग रही है, खाना खाना है अभी। जाओ जी भागो फिर खाना खाओ सारे के सारे आराम से। मैम लेकिन मेरे कुछ डाउट्स थे वो आप बता देना, वो व्हाट्सएप पे दिए मैंने आपको। हाँ जी ठीक है, एक बार अंश आप मुझे भेज देना, कल थोड़ा सा क्लास पहले ज्वाइन कर लेना, जैसे तुम्हारी आदत चल रही है आजकल लेट लतीफ बनने की, उसको मैम नहीं, थोड़ा। मैंने आपको भेज रखे हैं मैम पहले से ही। अंश, अरे अंश आपको पता है कल जिस दिन टेस्ट होता है ना संडे का, उस दिन मेरे पास 100+ बच्चों के मैसेज आए होते हैं उनका मार्क्स स्कोर के साथ, तो उसमें ना तुम्हारा नंबर ढूंढना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा हाँ जी, कोई नहीं, आप अभी जस्ट ना व्हाट्सएप पे एंड होने के बाद मुझे एक हाई मैसेज कर दो। एंड अगेन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको क्या बोलते हैं शाम की क्लास का लिंक चाहिए,
फॉर हमारा वो चैप्टर ma'am. ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सुमन आपका तो नाम मुझे याद हो गया है, ठीक है, तो वो मुझे प्लीज एक बार अभी जस्ट हाई मैसेज कर दो, तो दैट मैं अभी के अभी आपको जो शाम की क्लास का लिंक है वो फॉरवर्ड करके खत्म कर दूं। पता चला मैं मीटिंग में एंगेज हो गई Okay, अगर ma'am. हो गई तो फिर आपके पास मैम कब तक रहेगी वो मीटिंग, कितने बजे से? 8:30 से, शाम 8:30 से। ओके मैम। 6 बजे वाले में थोड़ा सा पीछे अच्छा. चला है, तो इसीलिए तुम लोग डायरेक्ट जहाँ पे फ्रेश टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दूसरा वाला पार्ट, वहां पे आप जो डायरेक्ट ज्वाइन करना, ठीक है। Okay. कितने बजे वाले में कौन Thank सा you, ma'am. चल रहा है? 8:30 वाले